प्रेमिका के मरने के बाद यानी कि प्रेमिका मृत पड़ी हुई थी बेड पर और जो उसका प्रेमी होता है वह उससे चिपक कर सो जाता है। कुछ देर के बाद उसको प्यास लगती है तो वह अपनी प्रेमिका के सारे कपड़े निकाल देता है और फिर से उसके साथ वह सो जाता है चिपक कर के। रात भर उसके साथ वह संबंध बनाता है और फिर इसी तरह से 2 दिन तक लगातार वह अपनी प्रेमिका के साथ इसी तरह से चिपक कर सोता और संबंध बनाया करता। जब उसकी प्रेमिका की डेड बॉडी से बदबू आने लगती है तो उसके बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है। जो पुलिस होती है वह वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उसको पकड़ा जाता है और उससे पूरी कहानी पूछी जाती है तो एक ऐसा राज यहाँ पर निकल कर आता है जिसको जिसने भी सुना सभी लोग उस राज को सुनने के बाद दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं कि क्या एक आदमी अपनी प्रेमिका के साथ इस तरह का कांड कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं स्वदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर बजरिया थाना पड़ता है। उस बजरिया थाने के अंदर 27 जून को एक युवक दौड़ कर आता है, हाँफ रहा होता है। पुलिस वाले कहते हैं क्या बात है भाई, क्यों आया है इसे भाग करके? तो वह युवक कहता है कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त सचिन ने अपनी प्रेमिका को मार दिया है। और पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो वह बताता है कि सुबह उसने मेरे पास फ़ोन करके मुझे बताया था कि मैंने रितिका सेन यानी कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है और अब बॉडी में से बदबू आ रही है, यार क्या करूं? ऐसी बातें वह फ़ोन पर कह रहा था। मुझे लगता है कि उसने सच नहीं यह कांड कर दिया होगा। अब जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं कि कहाँ रहता है तेरा दोस्त? तो वह बताता है कि मेरा दोस्त गायत्री नगर में कररिया फार्म हाउस है। उस कररिया फार्म हाउस के अंदर किराए पर वह दोनों रहा करते हैं और दोनों, मेरा दोस्त और उसकी प्रेमिका, दोनों लिव इन में रहते हैं और वहीं पर अपना समय गुजार रहे हैं। अब तो पुलिस एड्रेस पा करके उसी जगह पर पहुंचती है और जाकर के उस घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है, लेकिन यहाँ पर दरवाजे को कोई अंदर से खोलता नहीं है। काफ़ी देर मशक्क़त जब पुलिस करती है तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। फिर पुलिस दरवाजे को धक्के दे करके उसको तोड़ देती है और जैसे दरवाजे को तोड़ा जाता है तो उसके बाद पुलिस घर के अंदर घुसती है और घर के अंदर घुसते ही पुलिस जो घर के अंदर का नज़ारा देखती है तो देख करके पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो वह लड़का था वह अपने सर पर हाथ रख कर बैठा हुआ था। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ कर जाकर बहुत सारे कंबल इकट्ठे रखे हुए थे, उन कंबलों को जब पुलिस हटाती है तो उन कंबलों के नीचे से दुर्गंध आ रही थी और जब और ज़्यादा कंबलों को हटाकर देखा जाता है तो कंबलों के नीचे उस लड़के की प्रेमिका मृत पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और उस लड़के को भी काबू में लिया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उस लड़के सचिन से पूछताछ की जाती है कि आखिर यहाँ पर मामला क्या था। तो यहाँ पर सचिन जब पूरी कहानी बताता है और राज खोलता है तो बड़ा ही अजीब यहाँ पर राज खुलकर सामने आता है। तो जब सचिन सच्चाई बताता है तो दोस्तों यहाँ पर सचिन बताता है कि उसका नाम सचिन, वह 26 साल का है और वह रहने वाला विदिशा ज़िले के सिरोंज का रहने वाला है। और यह जो लड़की थी इसका नाम है रितिका सेन, जिसकी उम्र होती है 29 साल। अब सचिन बताता है कि 3-4 साल पहले कंपनी में एक रितिका सेन नाम की लड़की भी काम करती थी, जो कि यह गर्लफ्रेंड है मेरी, और उसके साथ वह भी काम करता था। तो दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद आज से 8 महीने पहले ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों लिव इन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो जो रितिका होती है वो अपने घर वालों से कहती है कि मैं लिव इन में रहना चाहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। रितिका की अभी तक शादी नहीं हुई थी, उम्र 29 साल हो चुकी थी। घर वालों से कहती थी कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, अपनी मर्जी से शादी करूँगी। अब जैसे ही रितिका ये कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ तो घर वाले कहते हैं बेटी तू ऐसे मत रहे, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो ऐसे किसी के साथ बिना शादी के, कहते हैं बिन फेरे हम तेरे
ऐसे रहेगी तो क्या होगा तुम्हारा, कुछ और भी घटना घट सकती है। लेकिन रितिका कहती है घर वालों से कि मैं नए ज़माने की लड़की हूँ और मैं पहले टेस्ट ड्राइव करूँगी, उसके बाद गाड़ी चलाऊँगी। यह कह करके जो रितिका होती है अपने प्रेमी जिसका नाम सचिन होता है उसके साथ लिव इन में रहने के लिए चली जाती है। और अब वह दोनों जब एक साथ रहने लगते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पेज और निकल कर सामने आते हैं, पेज खुलते हैं, पन्ने खुलते हैं। यहाँ पर बात ये खुलती है कि जो ये लड़का सचिन था यह शराब का आदी था और जब दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो पता चलता है रितिका को कि सचिन तो शराबी है। सचिन शराब पिया करता, शराब के नशे में आदी हो जाता है और अब जब रितिका उसके घर पर उसके साथ रहने लगती है तो घर का खर्चा रितिका चलाने लगती है। सचिन को लगता है कि वह नौकरी क्यों करे, बिना मतलब की ड्यूटी पर जाता है, टाइम वेस्ट होता है, इससे तो अच्छा एंजॉयमेंट करे, घर पर लड़की है और लड़की के साथ रहता हूँ, मज़े करूँगा और वही कमा कर लाएगी। उसके बाद तो जो है लड़का होता है सचिन ये कमाना थाना छोड़ देता है और लड़की के पैसों पर ही मौज करने लगता है। अब रितिका को दिखाई देता है कि यह तो मेरे काबिल ही नहीं है, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो यह तो बस मेरे ही पैसों पर पलता रहेगा और ज़िंदगी भर मेरे ऊपर बोझ बना रहेगा। अब जो लड़का होता है वह रितिका से प्यार करता है, बस उसका वही प्यार शारीरिक संबंध बनाना और ऊपर से शराब वगैरह पीना, और जो वह रितिका थी वो खाने के लिए अच्छा अच्छा दे दिया करती। रितिका अब उससे दूर रहने लगती है जब उसको पता लगता है कि ये तो शराब का आदी है, शराब पीता है, नौकरी भी करनी बंद कर दी है, मेरी छाती पर है, तो रितिका उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगती है। लेकिन अभी तो उसी के पास रह रही थी रितिका। अब रितिका अपने बॉस के साथ भी कुछ काम धंधे के सिलसिले में घूमने लगती है और उसके साथ संबंध बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है सचिन, उसको यह बात गलत लगती है। अब वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सचिन को लग रहा था कहीं रितिका उसके हाथों से निकल ना जाए, लेकिन रितिका जवाब देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, तुम तो अभी से ही नौकरी वगैरह छोड़ करके मेरे ऊपर टिक गए और मेरे भरोसे रह रहे हो, ऐसे लड़के से मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। उसके बाद जब रितिका अपने फ़ोन में लगी रहा करती है तो अब जो सचिन होता है शराब के नशे में रहा करता, वो रितिका को फ़ोन पर मैसेज वगैरह करते हुए देखा करता और अपने मन में सोचा करता कि यह तो बॉस के चक्कर में ऐसी फंस गई है कि अब छूटने वाली है नहीं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को वह देख रहा होता है और अपने मन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। अब आती है 25 जून का वो दिन जब यहाँ पर रितिका अपने फ़ोन में लगी हुई थी, तो यह लड़का अपनी प्रेमिका रितिका के फ़ोन को लेना चाहता है और उससे कहना चाहता है कि मुझे फ़ोन दिखाओ, मैं इस फ़ोन को चेक करूँगा। लेकिन रितिका अपना फ़ोन उसे देने से मना कर देती है। इस बात को सुनने के बाद सचिन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और रितिका की गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहीं पर बेड पर निर्वस्त्र उसको कर देता है और शराब वह पीने लगता है वहीं लाश के पास बैठकर। और उसके बाद वह बताता है कि मेरे संबंध रितिका से कब बन गए थे, पूरी रात भर मैं उसके पास लेटा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह जब वह देखता है कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद फिर से वह रितिका के पास सो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके संबंध रात भर बने हैं। अब तो यहाँ पर तीसरा दिन जब होता है तो उस मृत शरीर से बदबू उठने लगती है, तो वह अपने दोस्त से फ़ोन करके कहता है नशे में कि मैंने तुम्हारी भाभी को निपटा दिया है, मार दिया है और बदबू आ रही है उनके शरीर में से, अब क्या करूं। यह बात उसका दोस्त सुनता है तो वह घबरा जाता है, सीधा पुलिस थाने जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मुझे लगता है मेरे दोस्त ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पुलिस होती है वो पुलिस तुरंत इसके घर पर छापा मारती है और दोनों को यहाँ से अपने काबू में लेती है, जो रितिका की लाश थी उसको भी और इस लड़के को भी। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला लोगों के सामने खुल कर आता है, जहाँ पर एक लड़की खुले विचारों वाली थी, आज़ाद ख्यालों वाली थी, अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। घर वालों ने खूब मना किया था कि बेटी बिन फेरे हम तेरे बनने में बहुत ही नुकसान होता है, बहुत ही खतरे का काम होता है, कोई किसी को अपना नहीं समझता, न जाने कहाँ कैसा फ़ायदा उठा ले। लेकिन लड़की ने कहा था कि मैं नए ज़माने की और नए ख्यालातों की लड़की हूँ, पहले टेस्ट ड्राइव करूँगी, उसके मतलब पहले इस्तेमाल करूँगी फिर विश्वास करूँगी, और इसी चक्कर में उसकी जान चली जाती है। घर वालों को जब पता लगता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य हुआ है मरने के बाद भी, तो घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा
रहा है। घर वाले भी यही कह रहे थे कि हमने बेटी को खूब समझाया था लेकिन वह मानी नहीं। दोस्तों, इस घटना से क्या कौन सी बात निकल कर आती है? बात यही निकल कर आती है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो नियम और कायदे कानून बनाए थे ना, कि लड़की को ऐसे ही इधर उधर नहीं भागना चाहिए मुंह उठा करके, क्योंकि लड़की एक वो खजाना होती है जिसको कोई भी लूट सकता है। इसलिए लड़की, औरत, महिला को खुले में नहीं घूमने दे देते हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, और वो सही थे कहीं किसी हद तक जब ऐसी घटनाओं को देखते हैं। अगर यहाँ पर ये लड़की अपने माँ बाप की बात मान करके एक अच्छी तरह से विवाह संस्कार इनका किसी के साथ होता तो इसकी जान नहीं जाती, और यहाँ पर लड़की बस मुंह उठाए इधर उधर घूम रही थी। सबसे पहली बात तो 29 साल तक उसने शादी नहीं की थी, यही बहुत बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर। और फिर शादी भी करने से पहले उसने ऐसा कांड का वादा कर दिया, तो यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। घर वाले कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा ही अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें चाहे गलती भले ही हो जाती है बाद में, तो ये तो सबके माथे पर नहीं लिखा है कि किसी का भविष्य कैसा होगा, लेकिन माँ बाप कोशिश यही करते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले। लेकिन आज के दौर में माँ बाप जो 20 साल तक पालते हैं पोसते हैं, 20-25 साल तक, और फिर 20-25 दिन के प्यार की खातिर जो लड़कियां होती हैं और लड़के होते हैं माँ बाप को गाली देते हैं, लड़कों के साथ भाग जाती हैं लड़कियां और वीडियो बनाकर कहती हैं कि मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार हमारे माँ बाप होंगे। यानी कि माँ बाप को दोषी और बना जाते हैं, जाते जाते उनको दुश्मन और बना देते हैं। माँ बाप ने क्या गलती की है उनको पाल करके? यही गलती की ना, उनकी इच्छाएं पूरी की, उनको पाला पोसा, उनको अच्छी परवरिश दे ना सके, बस ये गलती थी यहाँ पर माँ बाप की। बाकी तो उन्होंने सही किया था, पाला पोसा, बड़ा किया, सारी इच्छाएं पूरी की। लेकिन अंत में जो माँ बाप को बच्चे धोखा देते हैं और वह उनको ब्लेम लगा देते हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो माँ बाप जिम्मेवार हैं। कितनी बुरी और कितनी एक तरह से कहते हैं मतलब एक घटिया बात है, जो सोचें तो बड़ा ही विचार उठता है इस बात के ऊपर। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।